नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। दिल्ली हाई कोर्ट ने नर्सरी में दाखिले पर लगी रोक हटा दी है। दिल्ली सरकार और स्कूल प्रबंधकों के बीच में टकराव के चलते पिछले 4 महीने से अभिभावकों की सांस अटकी हुई थी कि उनके बच्चों को नर्सरी में दाखिला मिलेगा भी या नहीं। दरअसल उपराज्यपाल ने नर्सरी में दाखिले के नियमों में कुछ बदलाव किए थे जो कि स्कूल प्रबंधकों को मंजूर नहीं थे। दिल्ली सरकार का कहना था कि नर्सरी में उसी पॉइंट सिस्टम के हिसाब से एडमिशन होगा। दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रांसफर, सिबलिंग, एलुमनाई और डिस्टेंस के आधार पर 100 नंबर तय कर दिए गए थे, जबकि मैनेजमेंट कोटा 0 कर दिया गया था। प्राइवेट स्कूल के प्रबंधकों को इस पर गंभीर एतराज था, लिहाजा उन्होंने नर्सरी में दाखिले की गाइडलाइंस को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट में दाखिले प्रक्रिया पर तारीख पड़ती चली गई। इस चक्कर में नर्सरी में दाखिलों की जो पहली लिस्ट 28 फरवरी को जारी होनी थी, वो अब तक अटकी हुई है। आज हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय और स्कूल प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि शुक्रवार यानी कि 4 अप्रैल से नर्सरी में दाखिले शुरू कर दिए जाएं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अभिभावकों ने राहत की सांस ली है, लेकिन ये सवाल अब भी बीच बहस में है कि क्या दिल्ली में नर्सरी में दाखिला कराना नाको चने चबाने जैसा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुमित वोरा जी जो कि फाउंडर हैं admissionsnursery.com के, साथ ही साथ आरपी मलिक जी जो कि चेयरमैन है फेडरेशन ऑफ पब्लिक स्कूल्स के, साथ ही साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा इस वक्त दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़ रहे हैं और इनके साथ अजय झा जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आशीष के पास चलते हैं ताकि समझने की कोशिश करें कि आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट का एग्जैक्ट आदेश क्या है। आशीष बताएं। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने सबसे बड़ी बात है कि कल से नर्सरी में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि 18 दिसंबर को जो एलजी ने नई गाइडलाइन जारी की थी, उसके हिसाब से 70 पॉइंट नेबरहुड बच्चों को मिल रहे थे, 20 पॉइंट सिबलिंग्स को मिल रहे थे, 5% पॉइंट एलमुनाई को मिल रहे थे, आज 5% पॉइंट ट्रांसफर केसेस को मिल रहे थे। मामला हाई कोर्ट में गया, तमाम तरह की बहसें चली, उसके बाद विड्रॉ किया गया जिसमें चैलेंज किया गया था एलमुनाई को, और उसके अलावा जो सिबलिंग से इनको जो चैलेंज किया गया था वो विड्रॉ किया गया था। लेकिन चूंकि ट्रांसफर केसेस में बहुत ज्यादा धांधली हो रही थी, इसलिए एलजी ने खुद ही उसको स्क्रैप कर दिया था। हमारे साथ अशोक अग्रवाल जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ। अशोक अग्रवाल जी अभिभावक संघ के अध्यक्ष भी हैं। अशोक जी, आखिरकार एक बड़ी राहत, कम से कम 90% तो आप भी मांगते होंगे कि बच्चों को राहत मिली होगी। 10% इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ट्रांसफर केसेस का निपटारा अभी भी नहीं हुआ है, जिनका सिलेक्शन हुआ था लगभग 2900 केसेस का, जिसका निपटारा 16 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में होगा। पहले आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे सर। नहीं, देखिए, बिल्कुल बात ठीक है कि ये जो एक सस्पेंस चल रहा था कि एडमिशन रुक गया है, आज वो एडमिशन का प्रोसेस जो है दोबारा से चालू हो गया है। और जैसे आपने बताया कि 90% एडमिशंस अब इस प्रोसेस में हो जाएंगे। 5 से 10% जो ट्रांसफर केसेस हैं उनको कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख को वो डिसाइड करेंगे उसको, और ये भी कहा है कि आज के बाद अभी कोई फ्रेश ड्रॉप लॉट भी नहीं निकलेगा, ये भी कोर्ट ने कहा है। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत लंबी लड़ाई उस स्थिति से शुरू हुई थी जब बच्चों का इंटरव्यू होता था, माँ बाप का इंटरव्यू होता था, टेस्ट होता था। और जी अच्छा आशीष, मैं चाहूंगी आप अशोक अग्रवाल जी से पूछें कि ये जो डेडलाइन दी है कि 27 फरवरी से पहले के एडमिशन जो हैं वो मान लिए जाएंगे, आखिरकार उससे पहले भी ट्रांसफर के केसेस इन्वॉल्व थे हर कैटेगरी का, जब भी ड्रॉ ऑफ लॉट्स हुए थे। तो ये मान लेना क्या ठीक है कि कंफ्यूजन और असमंजस खत्म हो गया है? अभिभावक करीब 1,25,000 बच्चे हैं पूरी की पूरी दिल्ली में जिनका दाखिला अभी तक पेच फंसा हुआ है, उनके हिसाब से बताने की कोशिश करें, क्लैरिटी लाने की कोशिश करें। अशोक अग्रवाल जी से पूछें कि एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है। अशोक जी, आपसे जानना चाहेंगे कोर्ट का एग्जैक्ट ऑर्डर क्या है, ट्रांसफर केसेस का क्या होगा अगर उनका सिलेक्शन हुआ है, और आज कोर्ट ने कहा क्या है? देखिए, कोर्ट ने ये कहा है नंबर 1 कि जिन लोगों का सिर्फ नेबरहुड, जिसका मतलब 70 पॉइंट के ऊपर ड्रॉप लॉट हुआ था, और जो बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, और जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का जो ऑर्डर था उसमें उन्होंने कहा था कि 5% जो ट्रांसफर केसेस का जब हम खत्म करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो 50 जिनको 70 पॉइंट मिले हैं और जिनका सिलेक्शन हो गया वो वैलिड रहेगा, और जिसको लर्नड सिंगल जज ने स्टे कर दिया था, आज उस पार्ट को डिवीजन बेंच ने वैकेट कर दिया है
उसका मतलब यह है कि जिनका सिर्फ नेबरहुड के ऊपर जिनका सिलेक्शन हुआ था ड्रॉप लॉट से, उनका एडमिशन अब हो जाएगा। ट्रांसफर केसेस का क्या होगा, दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे, क्योंकि 2900 ऐसे केसेस हैं जो बिल्कुल पाक साफ है, जो दिल्ली सरकार ने भी कहा था हाई कोर्ट में, उनका क्या होगा सर? नहीं, देखिए मेरे ख्याल से जो ये ट्रांसफर केसेस हैं उनके अंदर जो अब, क्योंकि ट्रांसफर का जो पॉइंट है वो तो खत्म कर दिया है, 5 पॉइंट खत्म कर दिए हैं। अब इनकी स्थिति सचमुच बड़ी खराब सी लगती है, क्योंकि मुझे ऐसी लगती है आएंगे आपके पास। जो मैं सुमित जी को यहाँ पर लाना चाहूंगी, क्योंकि माफ कीजिएगा अशोक जी यहाँ पर बोल तो रहे हैं, लेकिन अगर दिल्ली में कोई अभिभावक है तो वो पिछले 4 महीने से सोया नहीं है, उसकी धड़कनें तेज होंगी, बीपी निश्चित बढ़ गया होगा, कई लोग तो बीपी की गोलियां खाना शुरू हो गए होंगे। सुमित जी, अभी भी हाईकोर्ट का आदेश आया है कि देखिए इस तारीख से पहले के जो एडमिशन थे वो सही माने जाएंगे। मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ, दर्शकों को अगर एनलाइटन कर सके आप तो। आप क्या कंफ्यूज है? पूरे पेरेंट्स, सब कम्युनिटी और सारा मीडिया ही कंफ्यूज है जो आज गाइडलाइंस आई हैं। मैं बड़े सिंपल भाषा में समझाता हूँ जजमेंट क्या है आज की जी, कि 27 तारीख को एक डीओई की नोटिफिकेशन आई थी जिसमें ट्रांसफर पॉइंट हटा दिए गए थे। ठीक है। उसी को चैलेंज करने के लिए उसमें यह भी दिया गया था कि जो भी लोग सिलेक्टेड हैं अभी तक ड्रॉप लॉट्स में, वो सिलेक्टेड रहेंगे। तो एक 6 तारीख को दोबारा केस किया था कि इनको हटाया जाए। तो बेसिकली अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो जो भी 27 तारीख से पहले ड्रॉप लॉट्स हुए थे वो सब वैलिड रहेंगे। उसके बाद जो भी ड्रॉप लॉट्स हुए वो इनवैलिड हो जाएंगे, और ट्रांसफर पॉइंट का मतलब बनता ही नहीं, क्योंकि वो तो हट चुके हैं। उसकी डेट पड़ी है 16 अप्रैल, जब डिसाइड होगा। ओके, एक और क्लैरिटी कि 27 फरवरी से पहले जो भी एडमिशंस हुए, वो सारे के सारे एडमिशंस कहीं ना कहीं ट्रांसफर पॉइंट तो अफेक्ट करते थे ना, क्योंकि हर कैटेगरी में 5 नंबर अगर बढ़ जाते थे तो ड्रॉप लॉट्स वैसे हुआ। तो उसके बाद ये धांधलेबाजी समझ में आई कि ट्रांसफर का क्राइटेरिया जो है बहुत लोगों ने मिसयूज किया। 27 तारीख को उसको हटा दिया गया था, तो वो जो 75 पॉइंटर्स थे वो तो लिस्ट से बाहर हो गए। उनकी अभी जो है 25-30 जितने लोग भी हैं उनका जो है अंधकार में जो है फ्यूचर लग रहा है। जो ट्रांसफर वाले हैं वो तो 27 तारीख को सरकार ने हटाई दी है ना, उनकी तो लिस्ट किसी सिलेक्शन लिस्ट में है ही नहीं कहीं पे नाम उनका आज। तो 27 तारीख को जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें लिखा था कि ट्रांसफर पॉइंट हम रिमूव करते हैं। तो जो ट्रांसफर पॉइंट की सिलेक्शन भी कभी नहीं हुई है, उनकी 16 तारीख को फैसला होगा उनका क्या होगा। और उससे पहले जो भी ड्रॉप लॉट्स हुए हैं वो वैलिड रहेंगे, जो 27 तारीख के बाद स्कूल ने ड्रॉप लॉट किए थे। तो अब कितनी सीट्स जो बची हैं जो कि डायरेक्टली इस फैसले के बाद अफेक्ट होती हैं, जहां पर अब कम से कम जो वेटिंग में होंगे वो एकोमोडेट होंगे, या फिर एक बार फिर से ड्रॉप लॉट्स होना होगा? देखिए फ्रैंकली मैं बताऊं तो अभी जो 27 तारीख तक जितने भी ड्रॉप लॉट हो चुके थे उसमें से अगर हम ट्रांसफर पॉइंट को हटा देंगे तो मेरे ख्याल से तो सिर्फ 20% सीट से 25% सीट बचेंगी। 20 से 25% सीट आपको लगता है बचेंगी जो अफेक्ट सेकंड लिस्ट भी आती है, थर्ड लिस्ट भी आती है, फोर्थ लिस्ट भी आती है। अच्छा। और मोरओवर कई जो पहली लिस्ट आनी थी उसके बाद ये डिसाइड हुआ था, जब ट्रांसफर हटा दिए गए थे तो बहुत स्कूलों ने नए ड्रॉप लॉट्स किए थे और बहुत बड़े स्कूल में भी किए थे। अब वो नई जो लोग थे सिलेक्टेड थे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और जो 27 से पहले सिलेक्टेड थे वो वैलिड रहेंगे। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है, पिछले कुछ साल से हमेशा ही ये जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना होता है, बोर्ड के एग्जाम की परीक्षा की तैयारी होती है, वहीं माँ बाप बेचारे तैयारी कर रहे होते हैं दिल्ली में कि कहीं ना कहीं दाखिला हो जाए। हार्वर्ड में एक स्टडी आई थी कि हार्वर्ड में एडमिशन लेना, दाखिला लेना ज्यादा आसान है, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉलेज है। दिल्ली में अपने बच्चे को नर्सरी में दाखिला दिलाना मुश्किल है। मलिक साहब, ऐसा क्यों है? क्यों दिल्ली में स्कूलों में दाखिला नहीं हो पाता है? और माता पिता का हर साल इसी समय क्यों बीपी बढ़ाया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, स्कूल तो हमेशा कोऑपरेट ही करते हैं, सरकार को भी कोऑपरेट करते हैं, पेरेंट्स को भी कोऑपरेट करते हैं। लेकिन ये कंफ्यूजन जो है ये सरकार डाल देती है, और कुछ पेरेंट्स जो कोर्ट में चले जाते हैं। हमारा सिर्फ पॉइंट में एक ही पॉइंट था कि हमारी मैनेजमेंट कोटा जो था वो 5% जो था वो 12-15% वो रहना चाहिए। आप कोर्ट में नहीं गए? स्टार्ट तो आप नहीं किया कोर्ट में जाके? पहले शुरुआत किसी की है? मैं कहता हूँ हमने सिर्फ आप पेरेंट्स का नाम क्यों दे रहे हैं? पेरेंट्स तो जाते हैं, जाए नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ हम गए इसलिए ओनली फॉर कोटा पर्पज कि हमारा जो मैनेजमेंट कोटा वो नहीं जाना चाहिए। कमाई वहीं से होती है ना सारी। तो उससे जो आप कह रहे हो कि एडमिशन में कुछ दिक्कत आती है, स्कूल हमेशा पहले जब गंगोली कमेटी के 100 पॉइंट थे वो सबसे बेस्ट तरीका था, उसमें ना किसी पेरेंट को शिकायत थी ना किसी स्कूल को शिकायत थी। स्कूलों को छूट मिली हुई थी।
कुछ भी नहीं नहीं हुआ। सुमित जी, नंबर तो इसका सोच इसका है। एक पहलू ये भी तो हो सकता है ना कि ये सारे के सारे निजी स्कूल हैं, ईडब्ल्यूएस कोटा हो गया है, तो उनका जो वो जिस मामले पर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनका कहना यह है कि ये निजी स्कूल हैं जो गवर्नमेंट अनएडेड स्कूल हैं। ऐसे में क्या उनके ऊपर आपने एक बेसिक फेयर क्राइटेरिया तो डाल दिया, लेकिन उसके बावजूद एक एक दाखिले पर अगर नजर रखी जाए कि किसको ले रहे हैं, किसको नहीं ले रहे हैं, किस कैटेगरी में ले रहे हैं, तो क्या ये बिल्कुल सही बात होगी? क्या सरकार की दखलंदाजी इतनी ज्यादा होनी चाहिए, अदालत की दखलंदाजी इतनी होनी चाहिए? ये स्कूलों में छोड़े, पहले देखो आज से 5 साल 10 साल पहले देखो कोई शिकायत नहीं थी कि बच्चों को दाखिल, हर बच्चा आराम से दाखिल हो, जिस स्कूल में चाहता था उसी में दाखिल हो जाता था, क्योंकि मैनेजमेंट कोटे नहीं। शिकायत तो सर जब मैं इंटरव्यू देने गई थी अपने नर्सरी दाखिले के लिए, तब भी मेरे माता पिता को थी, और जब मेरे बच्चों का दाखिले की बात आई तो मुझे बहुत रही। लेकिन सुमित जी, ये अपने आप में बड़ा इत्तेफाकन लगता है कि हर साल जनवरी फरवरी मार्च में ही ये क्यों परेशानियां हो जाती हैं, क्यों एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं आता है? और माता पिता अभी भी जो ये शो देख रहे होंगे बेचारे परेशान बैठे होंगे, उनको अभी भी क्लैरिटी नहीं होगी कि उनके बच्चे का दाखिला हुआ या नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से आज पूछता हूं हमारी सरकार से, स्कूल लॉबी से, पहले जब तक तो इनको बड़े अच्छे से पकवान मिल रहे थे तब तक बड़े खुश थे, लास्ट ईयर तक तो तब तक इनके चेहरे रंगे लग होता, तो बेचारे डिप्रेशन में लग रहे हैं मुझे। तो मेरा पूछना यह है कि आज तक इन्होंने कभी पेरेंट्स लॉबी से, मुझे नहीं किसी को बुलाया स्टेक के लिए? हम एक मेन स्टेक होल्डर्स हैं, 1.5 लाख पेरेंट्स, 1.25 लाख पेरेंट्स दिल्ली में है, और रातों की नींद हराम है। हम किसी लाके पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए? हम पे कुछ भी पॉइंट थोप दिया जाता। पिछले साल तक कोई पॉइंट दे रहा है कि जी अगर आप 40 अगर हमारी 4 साल के लिए बस सब्सक्राइब करेंगे और डोनेशन मांगी जा रही है, मतलब स्कूलों की इतनी मनमानी थी। लेकिन ये पॉइंट सिस्टम में नहीं था कि आप बस सब्सक्राइब करेंगे, मेरी जानकारी नहीं है। कई स्कूल में किया था। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये फेयर क्राइटेरिया आप क्या बात करें, कुछ स्कूलों ने दिए थे 5 पॉइंट बताएंगे। जैन साहब का स्कूल था, नॉन वेज वेज खाइए तो 5 पॉइंट लेंगे। अंडे का था कि था पॉइंट बताइए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, नहीं था, झूठ है, बिल्कुल झूठ है, गलत कह रहे हो। मैं आपको बताऊं कि जो पहले गंगोली के प्लान बहुत अच्छे थे, आज तक 5 साल पहले देखो कोई पेरेंट्स की कंप्लेंट नहीं थी। चलिए हम आशीष के पास, ठीक है, कोई कंप्लेंट नहीं। एसएलजन स्कूल है, उन्होंने कहा था 5 पॉइंट हम देंगे आपको अगर आप नॉनवेज नहीं खाते, 5 पॉइंट लिकर के लिए नहीं करते, उसको डिनाई करेंगे। नहीं, बच्चे कौन लिकर पीते हैं सुमित जी? पेरेंट्स के लिए नहीं, मतलब और ये कौन पता लगाएगा कि लिकर पीते हैं या नहीं पीते हैं? कौन किसी के घर में जाके पता लगाएगा? यही तो मुद्दा था कि ऐसे तो स्कूल पहुंच सकेंगे। नहीं, लेकिन ये 1 या 2 स्कूलों का मुद्दा था या फिर कुछ नहीं था। एक कहने वाली बातें आपको दिखाओ वेबसाइट पे, पता नहीं कहाँ कोर्ट में गई हुई है लिस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है हमारे कोर्ट में अभी भी नहीं। ये अदालत में भी सुमित जी कभी मुद्दा उठते हुए मेरी जानकारी में नहीं है, मुझे याद नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आशीष के पास जाना चाहूंगी क्योंकि उनके साथ अशोक अग्रवाल खड़े हुए हैं, जो कि शायद दिल्ली में नर्सरी दाखिले की ये पूरी की पूरी जब लीगल बैटल शुरू हुई तो करता धरता सब वही है। तो पेरेंट्स को अगर रिलीफ मिलता है वो जिम्मेदार है, और पेरेंट्स परेशान है उनसे पूछेगा आशीष, उसके लिए भी क्या वही जिम्मेदार है कि हर साल इसी समय असमंजस की स्थिति हो जाती है? अशोक जी, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि क्या जो हर साल जो ये स्थिति होती है, चूंकि तमाम आपने पीआईएल डाली है, आप कई सालों से डाले हैं नर्सरी एडमिशन को लेकर, अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं, पेरेंट्स को रिलीफ नहीं मिलती है, तो क्या उसके लिए भी जिम्मेदार आप ही हैं? नहीं, हाँ मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन ये बच्चों के इंटरेस्ट के लिए सारा कुछ हो रहा है, और आने वाले वक्त में और भी इस तरीके के रूल बनेंगे जहां पे प्राइवेट स्कूल की मनमानी नहीं होगी और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है इक्वल समान राइट मिलेंगे एडमिशन के और पढ़ाई के। सर, ऐसा क्यों होता है कि हमेशा जनवरी फरवरी और मार्च में ही मामला लगातार हाई कोर्ट में आता है? मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं नर्सरी एडमिशन में, अगर एडमिशन बच्चों का कराना है तो नाकों तले चने चबाना, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लग रहा है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये 10 साल से लगातार कोर्ट में कहीं ना कहीं ये मामला होता है, और जब एडमिशन नजदीक आते हैं तो कोई ना कोई ऑर्डर इस तरीके का आता है जिससे कि एक तरीके से हलचल मचती है। लेकिन इसी हलचल मचने से ही लगातार आज सारे देश के जो पेरेंट्स हैं वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जब पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व होते हैं तो एक अच्छा रास्ता निकलता है। तो ये जो आज रास्ता निकला, जहां प्राइवेट स्कूल की मनमानी खत्म हो गई है, उसकी डिस्क्रिशन जो मैनेजमेंट कोटा जिसमें करोड़ों रुपया वो लोग बनाते थे, इलीगल मनी बनाते थे, वो रुक गया है और आम आदमी को जो है ना राहत मिली है इसके अंदर। सर, उन 2900 अभिभावकों का क्या जिनका सिलेक्शन हो गया था, जिनके बच्चों का अब 16 तारीख को डिसाइड होगा? सबसे बड़ी बात है कि वो वेटिंग लिस्ट पे निर्भर करेगा, क्योंकि अगर 2-4 बच्चों का कहीं किसी एक साथ ही कई स्कूलों में हुआ हो तो उनकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी उस पर निर्भर करेगा। आखिर उनका क्या होगा? मैं समझता हूं कि उनके साथ जो है एक तरीके से न्याय नहीं हुआ है, और आज की तारीख में
जो ये इंटर है कि वो वेटिंग लिस्ट पे निर्भर करेगा, क्योंकि अगर 2-4 बच्चों का कहीं किसी एक साथ ही कई स्कूलों में हुआ हो तो उनकी जो वेटिंग लिस्ट आएगी उस पर निर्भर करेगा। आखिर उनका क्या होगा? अब मैं समझता हूं कि उनके साथ जो है एक तरीके से न्याय नहीं हुआ है, और आज की तारीख में जो ये इंटर ट्रांसफर वाले केसेस हैं ये आज भी सस्पेंस के अंदर है कि इनका क्या होगा। बाकी सब लोगों को जो है रिलीफ मिल गया है और सभी तरीके के एडमिशन, ईडब्ल्यूएस के भी एडमिशन जो है अब हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे यहां लेना चाहूंगा, क्या ट्रांसफर केसेस में जिनको अभी रिलीफ हाई कोर्ट से नहीं मिली है वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे? नहीं, देखिए करना चाहिए। मुझे तो लगता है पेरेंट्स के साथ जिनके साथ भी अपने लगता है कि उनके साथ इंजस्टिस हुआ है उनको जरूर ऊपर तक की कोर्ट को जाना चाहिए। चलिए इस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन वही बड़ा दिलचस्प अपने आप में ये बात हो जाती है कि ट्रांसफर केसेस को देखा ना ताब अचानक से ये गाइडलाइन आ गई दिसंबर में कि 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। बड़ा सवाल, हालांकि यूनिवर्सिटी लेवल तक जब कोई छात्र जाता है तो डोमिसाइल की एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले तो उसके ज्यादा नंबर मिलते हैं। ट्रांसफर केसेस के नंबर और ये क्राइटेरिया कहां से आया, किसके जहन में आया, इसका कोई जवाब अभी तक समझ नहीं आ रहा है, और नतीजा ये कि 4 महीने तक ये मामला इसी पर टल गया। लेकिन सुमित जी एक बात बताइए, क्राइटेरिया जो दिए गए हैं, या तो पूरी दिल्ली में माँ बाप कहते हैं कि चलिए हमारे बच्चों की किस्मत आप ड्रॉ ऑफ लॉट्स करा दीजिए, होगा तब ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। एलुमनाई का क्राइटेरिया, यानी कि अगर आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं, वो बहुत ज्यादा आगे पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपके बच्चे को, और उसी स्कूल से हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। सिबलिंग, यानी एक बच्चा पढ़ चुका है तो उस स्कूल के अंदर प्रेफरेंस दी जाएगी, इस तरह से। और डिस्टेंस का क्राइटेरिया, हर कोई जानता है दिल्ली में, साउथ दिल्ली में सबसे बेस्ट स्कूल्स माने जाते हैं अगर उस हिसाब से देखा जाए, एजुकेशन, एकेडमिक्स और तमाम तरह के क्राइटेरियाज पे, जबकि ईस्ट दिल्ली में कोई ज्यादा खास अच्छे स्कूल ही नहीं है। तो ये डिसबैलेंस है। हर क्राइटेरिया के अंदर आप 50 सवाल उठा सकते हैं, ऐसा क्यों है? कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्यों नहीं है, और कौन जिम्मेदार है इस मेस का? इसका रीजन ये है कि आप कोई भी क्राइटेरिया ले आइए, आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है, एक तो हमारी जो हमने पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी है वेस्टर्न कंट्री से, वेस्टर्न कंट्री में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वल क्वालिटी गुड स्कूल्स जो होते हैं वो इक्वली स्प्रेड होते हैं। यहाँ पे नहीं है। यहाँ अगर आप देखेंगे, एक तरफ डाबरी देख लेंगे, उधर आप खिचड़ीपुर देख लेंगे, उधर आप जामिया देख लेंगे, इधर आप छतरपुर देख लेंगे, वहां स्कूल ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि डिमांड और सप्लाई की प्रॉब्लम है। आप कोई भी क्राइटेरिया ले आइए, अगर मुझे भी बोलेंगे क्राइटेरिया बनाने को, मैं भी बना दूंगा, मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो भी सबको सेट करता है। जब तक सरकार नहीं जागेगी, जब तक अपनी सरकार, यानी कि बीमारी कोई और है, इलाज कुछ और है। एग्जैक्टली। और मोरोवर जो स्टेक होल्डर्स है उनको कंसल्ट नहीं किया जाता। अभी इस साल तो एलजी ने आके बहुत स्ट्रिक्टनेस दिखाई और स्कूल ऑफिस को पूछा नहीं, तो स्कूल वाले इतना हल्ला कर रहे हैं। एलजी ने आके स्ट्रिक्टनेस दिखाई, फिर भी दिल्ली के एक नामी गिरामी स्कूल में जो गाइडलाइंस है वो वैसे ही बनी हुई है, क्योंकि उधर सरकारी अफसरों के स्कूली बच्चे जाते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। मैं समझ गया। तो फिर ये क्या की बात कर रही है? जी बिल्कुल। तो ये कहाँ की इक्वालिटी हुई? बिल्कुल इक्वालिटी नहीं, और उसके अगेंस्ट केस भी चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि वो एलजी ने बहुत गलत किया है। मैं तो ओपनली मीडिया में बोल रहा हूँ, डीआईपी पॉइंट से। मेरा कहना सिर्फ ये है कि हमारे पास पिछले 10 साल में कोई स्कूल एलोकेट नहीं हुआ नया। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, हम लोग बोल बोल के थक गए हैं। जितनी सरकारें आई हुई हैं, पिछले 5 साल से राय मशवरे देते जा रहे हैं। हमें पेरेंट्स बोलते हैं सर अब जाइए, आप मशवरा दीजिए। मशवरा किसको दें? कोई पूछने को राजी हो उसको देना। स्कूल लॉबी चाहती है कि वो अपने हिसाब से चलती जाए। मैं नहीं बोल रहा स्कूल लॉबी हर जगह पे फॉल्ट पे है, मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा। बहुत अच्छे स्कूल से बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे स्कूल है जो दुकानें चला रहे हैं, जो पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, जिन्होंने स्टे ऑर्डर में एडमिशन लिया है। मैं मीडिया में आपकी टीवी में नाम नहीं लेना चाहता, उनमें अंडर द स्टे ऑर्डर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, और ये बताएंगे कि वो स्कूल डिग्री हो सकते हैं। ये कहना बहुत आसान होता है कि देखिए सरकार हमारे काम में दखल अंदाजी कर रही है, लेकिन सच तो ये है कि अगर स्कूलों की मनमानी नहीं होती और इस कदर मनमानी नहीं की गई होती नर्सरी के दाखिलों में, इस तरह से उसको एक तरह से बिजनेस शॉप नहीं बनाया गया होता, तो शायद आज ये मुसीबत ना खड़ी हुई होती। स्कूल भी जिम्मेदार है इस पूरी मस के लिए? बिल्कुल स्कूल जिम्मेदार नहीं है। स्कूल जो है बिल्कुल आपने सही काम करा है। हालांकि स्कूल गवर्नमेंट की ही हेल्प कर रहे हैं। एजुकेशन देना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट की हेल्प टेबल कर रहे होंगे शायद। नहीं, गवर्नमेंट का काम है एजुकेशन। हम लोग स्कूल जो पब्लिक स्कूल हैं वो इनकी हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट के जितनी इलिटरेसी दूर कर रहे हैं। इसका नाजायज फायदा ये हो रहा है कि जैसे आपने ये क्राइटेरिया बनाया 70 नंबर 8 किलोमीटर वाले को, और जो 1 किलोमीटर उसको भी 70, जो 8 किलोमीटर भी 70। ये क्राइटेरिया बनाने वाले पता है कैसे। कुछ जगह तो वैसे इत्तेफाक रखता हूँ, कुछ जगह तो ठीक बोल रहे हैं ये। देखिए मैं आज बोल दूं कि स्टैगर्ड पॉइंट होना चाहिए था, स्लैब में होना चाहिए था। और अब जैसे मैं जानता हूँ जो एलुमनाई के जो सिबलिंग केस है, जिनकी बच्चा पढ़ रहा है, एक आदमी का बच्चा जो है उसको स्पेशली घर खरीदा 65 लाख का, क्योंकि वो 9 किलोमीटर दूर रहता था। तो देखिए इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते जब तक ये जो गाइडलाइंस बहुत जल्दी में आई। एक तो पहली बात तो ये है
3 महीने का टाइम दिया गया था। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जल्दी कहाँ सर, हर साल नहीं। दाखिले होते हैं, मार्च अप्रैल के बाद सरकार और प्रशासन सो जाता है, वो जनवरी में जगता है, नई गाइडलाइन लेके आते हैं। मुझे एक बात बताइए कि हर साल वो बेचारे बच्चे जो एडमिशन के लिए तैयार होते हैं, उनका अपराध और उनके माता पिता का क्या अपराध होता है कि हर साल क्राइटेरिया बदलता है? क्योंकि नर्सरी एडमिशन को जो मीडिया है वो भी सिर्फ दिसंबर में उछालता है ना। अगर पूरे साल नर्सरी एडमिशन को गर्म रखे तो देखिए कि हर कोई एक्टिव रहेगा। नर्सरी एडमिशन को क्या माता पिता गर्म रखते हैं? आशीष अशोक अग्रवाल जी से पूछिए, पूरा साल क्या एडजमेंट्स लेते रहते हैं, आखिरकार हमेशा दिसंबर जनवरी में ये मामला क्यों फंसता है? पूछिए। अशोक जी, आखिर ये मामला दिसंबर और जनवरी में ही क्यों उठता है? पूरे साल आखिर क्या होता है? एडजमेंट ही लेते रहते हैं, यानी मामले की सुनवाई टालते रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, चलता रहता है, प्रोसेस चलता रहता है। जैसे अब पीछे फरवरी के अंदर जजमेंट दिया था हाई कोर्ट ने, फिर हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था गवर्नर को, गवर्नर ने 6-7-8 महीने सुना नहीं, फिर कोर्ट गए, कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी। तो इस तरीके से चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन जब इसका जो इम्पैक्ट है, या आप लोग भी जब उठाते हो, जब ये बिल्कुल नर्सरी एडमिशन आ जाते हैं ना, तभी ज्यादा गर्म हो जाता है। क्यों जनवरी और फरवरी? अशोक जी, को सवाल यही है, आखिर जनवरी फरवरी क्यों? साल में और भी 10 महीने आते हैं, जनवरी फरवरी को छोड़ दे तो क्यों 10 महीनों में नर्सरी एडमिशन चर्चा में नहीं रहता, केवल 2 महीने 3 महीने क्यों रहता है? जब वो कोर्ट में कोई इस तरीके का ऑर्डर आ जाता है, कोई ऐसा, और एडमिशन प्रोसेस का समय आ जाता है, दोनों चीज का जब मेल होता है, तब ये जो है ना चर्चा में आ जाता है। तो आखिर एडमिशन से ठीक पहले ही चैलेंज क्यों किया जाता है? पहले भी किया जा सकता है अशोक जी आपकी तरफ से। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमेशा प्रोसेस में रहता है, जैसे जैसे इसका प्रोसेस चलता रहता है, करते हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई इलेक्शन, ये जो एडमिशन का प्रोसेस आता है तभी उसको कोर्ट में हम डालते हैं। और आपको भी पता है, कोर्ट में एक दिन डालने से तो एकदम इमीडिएटली कोई फैसले होते नहीं है, तो केस पड़े रहते हैं। जब हर साल जनवरी फरवरी मार्च में ही फैसले होते हैं और सुनवाइयां होती हैं और माता पिता की सांसें अटकी होती हैं। बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं भी एक अभिभावक हूँ, समझ सकती हूँ कि क्या इस वक्त दिल्ली के अभिभावकों पर गुजर रही होगी। 15 सुमित जी 15 डिफरेंट नोटिफिकेशंस दिसंबर से लेकर अभी तक आ गई हैं, जहां पर सरकार कंफ्यूज है, अदालत में कभी कुछ बोल रही है। अदालत के पास मामले तभी उठाए जाते हैं जब ये समय होता है। मैं एक बार फिर से आपसे पूछूंगी, अगर नर्सरी एडमिशंस को, पूरे प्रोसेस को ओवरहॉल की जरूरत है, तो ठीक से बैठकर इसको क्यों नहीं निपटाया जा रहा है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार हमारी सरकार है काफी हद तक तो, और कुछ हद तक स्कूल भी इन्वॉल्व है। रीजन उसका ये है कि अभी इनकी खींचातान चल रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसमें चल रही है। मान लिया इनको मेमन कोटा चाहिए, ठीक है ना, इनकी अपनी प्रॉब्लम है, हमें से मतलब नहीं है। अगर लेकिन अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है कोई, क्योंकि हम देखते हैं कि अब कॉलेजेस होते हैं, वो उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की TMFI जजमेंट्स और कई जजमेंट्स हैं जो इम्प्लीमेंटेबल हैं और एनफोर्स्ड हैं। जब कोई एक निजी स्कूल है, उसका एक लिमिटेड मैनेजमेंट कोटा है, तो उसमें सरकार की दखलंदाजी क्यों? बाकी सारे में ड्रॉ ऑफ लॉट्स क्यों नहीं, ताकि माता पिता कम से कम संतुष्ट तो रहेंगे कि ड्रॉ ऑफ लॉट्स पे हो गया हमारे बच्चे का। देखिए, मैनेजमेंट कोटा तो ये वाली बात है, जो अभी हालात हैं, सारी सीटें जो हैं वो ओपनली बिक रही हैं 70 पॉइंटर्स की। बेचारों की वो लॉटरी नहीं हुई है और उनके डाटा आ रहा है कि 70 पॉइंट्स। मैं सब स्कूलों की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ बात कर रहा हूं। आप अपनी वेबसाइट पे कम से कम डाल दीजिए जो सीटें बिक रही हैं, क्योंकि बहुत सारे माता पिता अब ऐसे हालात में हैं जो महिलाएं आके ये कह रही कि हम ज्वेलरी बेच के अपने बच्चे का दाखिला करने के लिए तैयार हैं। बता दीजिए अपने वेबसाइट पे कौन सी सीटें बिक रही हैं। वो द्वारका में बहुत सारे स्कूल हैं, अब बोले मैं नाम एक नाम नाम मत लीजिएगा, अपनी वेबसाइट पे डालिए ना। नहीं, मानहानि का केस हो तो आपके ऊपर। मेरा कहना सिर्फ ये है कि पेरेंट्स को बुलाया जाए, उनसे पूछे आप क्या चाहते हैं, स्कूल को बिठाया जाए, आप क्या चाहते हैं। आपने खुद ये बात मानी थी कि पेरेंट्स को संतुष्ट किसी भी हालात में होते ही नहीं है, पेरेंट्स तो हैं जो हाईकोर्ट गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स को ये लोग जो हैं, सुमित जी और दूसरे जो भी लोग हैं जिनका अपना नाम चमकाना है, पेरेंट्स को। मेरा नाम बहुत चमका हुआ, इसलिए इनको नर्सरी स्कूलों में इनका काम क्या, मतलब क्या है? स्कूल और सरकार का मतलब है, मतलब सरकार, बिल्कुल मतलब क्या? आप बोलते हैं जी फी रिफंडेबल नहीं है, इतने सारे स्कूल में फी रिफंड नहीं होगी। स्कूल और सरकार ऐसा है, इन पे जो है, इन पे रोक तभी लगी है जब से हमारी वेबसाइट स्टार्ट हुई। पहले तो धांधलीबाजी करते थे, गुंडागर्दी करते स्कूल वाले। अभी जब से हमारी वेबसाइट स्टार्ट हुई है, सेम डे का शो को बोल जाता है। बिजनेस हो गया, ये तो बिजनेस क्या हमारे बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या बिजनेस बताइए मुझे, क्या कमा रहे हैं यहाँ से? ये बेचते हो, क्या बेचते हैं? क्या बेच दिया? सारी बेचते हो, क्या बेचते हैं? सीधे बेच दिया आपने? क्या बेचते हैं? ये सीधे बेचते हैं सारों का। मैं पेड़ को बुला के, एक्चुअली ये शॉप पे है, मैं ये भी कहूँ ना, पेड़ को भड़काते हैं। अच्छा, मलिक जी बोलना चाह रहे हैं, देखिए स्कूल हमारे यहाँ एक तरह से शिक्षा का मंदिर होते हैं। स्कूल से, हम स्कूलों में इसीलिए बच्चे को भेजते हैं ताकि वो जागरूक होकर, एनलाइटन होकर, एजुकेट होकर बाहर निकले। मलिक साहब, आपकी ये जिम्मेदारी है, आपका ये कर्तव्य है, लेकिन आपने स्कूलों की धांधलेबाजी इतनी ज्यादा हुई कि आज एक बार फिर से माता पिता सबसे ज्यादा परेशान है।
मैं 5 साल से टीवी प्रोग्राम कर रहा हूं उनसे, ये आज तक मुझे जवाब नहीं दे पाया, हर बात को डिनाई करते हैं। आप जवाब देने दीजिए। चलिए आप जवाब देने दीजिए। मैं इनको लाके दिखा दूं जो मैंने स्टेटमेंट दिए हैं जिस स्कूल के बारे में, या तो पोजीशन छोटी है मैं अपनी वेबसाइट बंद करता हूं। आप डिनाई कैसे कर सकते हैं? जब से आप लोगों का दखल हुआ है, जब से ठीक है, उनको जवाब देने जब से इन लोगों का दखल हुआ है, ये वेबसाइट ये एक्स्ट्रा कराने के अशोक जी का इनका, जब से ये परेशान हुए पेरेंट, उससे पहले परेशान नहीं थे। उससे पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। तभी तो गांगुली कमेटी आगे इन्होंने परेशानी अपना बिजनेस बनाने के लिए, क्योंकि अपना बिजनेस बनाने के लिए पेरेंट्स को इकट्ठा करके भड़काया और स्कूलों को वो भड़क के आगे हमारे पास स्कूलों से भी कमिश्नर। आप ये बताइए, इनसे पूछे गांगुली कमेटी क्यों आई? गांगुली से आई क्योंकि बहुत बढ़िया थे उन्होंने, ठीक क्या आई क्यों वो पहले पूछिए। चलिए, मुझे लगता है कि हमने कम से कम, आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। हमारी सिर्फ इतनी कोशिश थी कि कम से कम माता पिता जो इस वक्त कंफ्यूज होंगे, असमंजस की स्थिति में होंगे, कहीं ना कहीं उनकी क्लैरिटी हो कि आखिरकार उनके बच्चे का दाखिला हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन जो देखने में नजर आ रहा है, कई पेच अभी भी फंसे हुए हैं। उसका कारण ये है कि हमारे देश में हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसका मौलिक अधिकार है संविधान के तहत, राइट टू फंडामेंटल एजुकेशन, लेकिन साथ ही साथ स्कूल नहीं है। तो ऐसे राइट का, ऐसे अधिकार का, ऐसे हक का क्या फायदा है? बहरहाल ये अपने